वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मृत्युंजय सिंह, टीजीटी सोशल साइंस, केंद्रीय विद्यालय मशरक। मैं आप सभी का अपने सोशल साइंस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं रूलिंग द कंट्री साइड के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने इसी लेसन से संबंधित दो वीडियोज़ शेयर किए थे, जिसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें मैंने उन दोनों ही वीडियोज़ में कुछ आप इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी सेटलमेंट और रैयतवाड़ी सेटलमेंट में हमने डिस्कस किया था। अब इस पार्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है क्रॉप्स फॉर द यूरोप। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ब्रिटिश को बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी मिल गई तो वहाँ पे उनको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। टैक्स कलेक्शन के बाद अब उनको फील हुआ अंग्रेज़ों को कि जो कंट्री साइड हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जा सकता है जिसकी डिमांड ब्रिटेन में या यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। जैसे टी की, कॉफ़ी, शुगर केन, कॉटन, जूट, कोकोनट, बनाना, अफीम, इंडिगो, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स थे जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड यूरोप में थी। तो ब्रिटिश को लगा कि यदि इन क्रॉप्स को यहाँ पे कल्टीवेट किया जाए, इनकी खेती यहाँ पे की जाए बड़े पैमाने पे, तो जो यूरोप में डिमांड है, जो ब्रिटेन में डिमांड है, उसको पूरा किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ के किसानों को फोर्स करना शुरू किया, बलपूर्वक, ज़बरदस्ती, या उनको कन्विंस करके, उनको लालच देकर इन सभी क्रॉप्स की यहाँ पे खेती करवाई जाने लगी, जिससे कि यूरोप में जो डिमांड थी वो पूरी की जा सके। जैसे यहाँ पे आप देखिए, British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. ब्रिटिश को रियलाइज़ हुआ कि जो कंट्री साइड है, ये ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ से केवल रेवेन्यू टैक्स ही नहीं कलेक्ट किया जा सकता, बल्कि यहाँ पे ऐसे क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं जिनकी यूरोप में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of afim and indigo. 19th सेंचुरी के लास्ट में कंपनी ने वो सभी प्रयास किए जिससे वो अफीम और इंडिगो, जिसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, इसके कल्टीवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारे क्रॉप्स थे, जैसे जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस नौ उत्तर प्रदेश, व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र, राइस इन मद्रास। तो इस प्रकार से डिफरेंट क्रॉप्स थे जिनको डिफरेंट प्लेसेस पे कल्टीवेट किया जाता था, और इन सभी क्रॉप्स के कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और यूरोप में जो डिमांड है उसको पूरी किया जा सके। डज द कलर हैव अ हिस्ट्री? इन दोनों ही पिक्चर्स को आप देखिए, ये दोनों ही पिक्चर्स में ये बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है, और इन दोनों ही प्रिंट में समानता ये है कि दोनों ही ब्लू कलर में है। जो पहली पेंटिंग है, इस प्रिंटिंग को देखिए, ये प्रिंटिंग कलामकरी प्रिंट है 20th सेंचुरी इंडिया में, और दूसरा जो प्रिंट है इस पिक्चर में, मॉरिस कॉटन प्रिंट इसको कहा गया, लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड। इन दोनों ही प्रिंट में समानता यह है कि दोनों ही ब्लू कलर में है। अब यहाँ पे आप देखिए, फिगर शोन प्रीवियसली आर टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स। दोनों ही इमेजेस जो आपने देखा अभी, ये दोनों ही इमेज है कॉटन प्रिंट्स के। इमेजेस ऑफ लेफ्ट शो द कलामकरी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। जो ये प्रिंट है, इस प्रिंट को किसने प्रोड्यूस किया है? ये कलामकरी प्रिंट है जिसको आंध्र प्रदेश के वीवर्स ने बनाया है। और दूसरा जो प्रिंट है
On the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris, famous poet and artist of 19th century. जो दूसरा प्रिंट है इसको विलियम मॉरिस ने बनाया था, जो कि इंग्लैंड का बहुत ही फेमस पोएट और आर्टिस्ट था। अब दोनों ही प्रिंट में क्या समानता है इस पे देख लेते हैं। देर इज़ वन कॉमन थिंग इन द प्रिंट्स, बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। तो दोनों ही प्रिंट्स में जो कॉमन चीज़ है, कॉमन बात है उसमें बहुत ही गाढ़ा ब्लू कलर है जिसको नील कहा जाता था। ठीक, तो यहाँ पे नील की बात की बात है इंडिगो की। तो दोनों ही प्रिंट्स में ये चीज़ें कॉमन हैं। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस्ड? द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। तो आपके मन में प्रश्न उठता है कि ये जो इंडिगो क्या है और किस प्रकार से इंडिगो से रंग बनाया जाता था, नीला रंग बनाया जाता था, ये प्रश्न आपको उठना चाहिए। तो जो इंडिगो एक प्लांट था जिससे कि ब्लू कलर प्रोड्यूस किया जाता था, और जो ये इंडिगो की खेती है ये ज़्यादातर पूर्वी भारत के पूर्वी क्षेत्रों में की जाती थी, जैसे बंगाल है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ नील की खेती बहुत ही फेमस थी। It is likely that blue used in the Morris print in the 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. तो जो विलियम मॉरिस थे वो ब्रिटिश पोएट थे और उन्होंने इस ब्लू कलर को यूज़ किया था अपने प्रिंट में। तो जाहिर सी बात है कि इंडिगो कल्टीवेशन ब्रिटेन में नहीं होता था। तो इंडिगो का कल्टीवेशन कहाँ पे था? भारत में। तो जो भी मॉरिस ने ब्लू कलर यूज़ किया, उस ब्लू कलर को कहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था? इंडिया में प्रोड्यूस किया गया था। किस प्लांट से? इंडिगो प्लांट से। फॉर इंडिया वॉज बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और उस समय इंडिया इंडिगो का बहुत ही बड़ा सप्लायर था। पूरे विश्व में जो नील की सप्लाई होती थी वो भारत से ही होती थी। वाई द डिमांड फॉर इंडिगो, इंडियन इंडिगो? इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों बहुत ज़्यादा थी? तो यदि इंडिगो की बात की जाए तो जो इंडिगो प्लांट है ये ट्रॉपिक्स रीजन में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, जहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा होती है। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन टू डाई द क्लॉथ। 13th सेंचुरी तक, 13वीं शताब्दी तक जो इंडियन इंडिगो था वो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था कपड़ों को रखने के लिए, क्योंकि जो इंडियन इंडिगो का जो कलर था, जो नीला कलर था, बहुत ही गाढ़ा होता था, बहुत ही पक्का रंग होता था, जो कि बहुत ही जल्दी हल्का नहीं होता था। इस कारण से इंडियन इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो इंडियन इंडिगो था, जो नील था, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये इंडियन इंडिगो बहुत ही कम मात्रा में भारत से इन देशों में पहुंच पाता था, जिसके कारण से इसका दाम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होता था जहाज़ों के थ्रू, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा इंडिगो को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता था। और जब भी ये यूरोप में ये इंडिगो पहुंचता था तो इसका दाम बहुत ज़्यादा होता था। However, only a small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. तो इस प्रकार से बहुत ही कम मात्रा में इंडिगो यूरोपियन मार्केट में पहुंचता था, जहां पे इसके दाम बहुत ज़्यादा होते थे। तो इस प्रकार से जो यूरोप के क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे, जो कपड़ा बनाने का काम करते थे, और उनको नील की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि वो अपने वो कपड़ों को रंग सकें, तो उन्होंने दूसरे अल्टरनेटिव्स को खोजना शुरू किया, जो उन्होंने ओट प्लांट के रूप में पाया। जैसे भारत में इंडिगो प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता था, तो वैसे ही यूरोप में एक प्लांट था ओट, उससे भी नीला ही कलर बनता था, वायलेट एंड ब्लू कलर बनता था। इस प्रकार से जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने ओट प्लांट को यूज़ करना शुरू किया कपड़ों को रंगने के लिए, क्योंकि ओट प्लांट से भी ब्लू कलर प्रोड्यूस किया जाता था। Being a plant of temperate zones, oat was more easily available in Europe.
तो जो कि ओट जो है एक टेम्परेट प्लांट है, जो कि ठंडे प्रदेशों में आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता है। इस कारण से यूरोप में ओट प्लांट आसानी से उपलब्ध था। तो अब यूरोप के जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे वो इंडिगो की जगह उन्होंने ओट को यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि इंडिगो का जो प्राइस था बहुत ज़्यादा था और इंडिगो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरोप में नहीं था। अब ओट प्लांट जो था ये कहाँ पे ग्रो किया जाता था यूरोप में? इट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड इन द पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। Worried by competition from indigo, oat producers in Europe pressurized their government to ban the import of indigo. तो जो इंडिगो का कल्टीवेशन था या नॉर्दर्न इटली में और साउदर्न फ्रांस में और कुछ जर्मनी के कुछ भागों में और ब्रिटेन में किया जाता था। तो अब समस्या ये थी कि अभी भी इंडिगो प्लांट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडिगो की यूरोप में। तो जो ओट प्रोड्यूसर्स थे, जो ओट की खेती किया करते थे, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि इंडिगो का जो इंपोर्ट है, जो इंडिगो भारत से यूरोप में आ रहा है, इस इंडिगो पर बैन लगा दिया जाए, जिससे उनके ओट का डिमांड बढ़ जाए। क्योंकि यदि जो इंडिया से इंडिगो यूरोप में आता था वो बंद हो जाता, तो केवल अब यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स के पास, जो यूरोप में कपड़ा बनाने का काम करते थे, उनके पास केवल एक ही ऑप्शन रहता कि वो ओट प्लांट ही यूज़ करें, ओट से जो कलर बनता था उसी को यूज़ करें, जिससे ओट की डिमांड बढ़ जाती। तो इस प्रकार से जो ओट प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने सरकार पे प्रेशर बनाया कि जो इंडिगो भारत से यूरोप में आता है उसको बंद किया जाए। Cloth dyers, however, preferred indigo as dye. Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from oat was pale and dull. लेकिन अभी भी जो इंडिगो की डिमांड थी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो कपड़े रंगने का काम होता था, तो जो कपड़ा रंगने वाले लोग थे उन्होंने अभी भी इंडिगो की डिमांड को जारी रखा, कि क्योंकि इंडिगो का जो कलर होता था बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता था, बहुत ही ज़्यादा रिच होता था, उसमें ब्लू कलर बहुत ज़्यादा रिच, ब्लू कलर उसमें बहुत ज़्यादा होता था, और वो आसानी से बहुत जल्दी डल नहीं होता था और पेल नहीं होता था, तो जिसके कारण से उसकी डिमांड अभी भी थी। जबकि ओट जो था, ओट से भी ब्लू कलर बनाया जाता था, लेकिन ओट के से जो ब्लू कलर बनता था वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं होता था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता था, और जिसके कारण से ओट की डिमांड अभी बहुत ज़्यादा नहीं थी। By the 17th century, European cloth producers persuaded their government to relax the ban on indigo import. तो 17th सेंचुरी तक जो यूरोप में क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को कन्विंस किया, गवर्नमेंट को विश्वास में लिया कि वो जो इंडिगो की इंपोर्ट पे उन्होंने जो बैन लगा रखा है उसको हटा दें, जिससे अब इंडिगो इंडिया से यूरोप में आसानी से आ सके। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो इंडिगो था उस पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि ओट प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, इंडिगो के इंपोर्ट पे बैन लगाने की मांग की थी, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था। लेकिन अब 17th सेंचुरी में अब जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे यूरोप में उन्होंने डिमांड किया कि इंडिगो के इंपोर्ट पे जो बैन है उसको हटा दिया जाए। French began cultivating indigo in San Domingo, the Caribbean island, and Portuguese in Brazil, and English in Jamaica, and Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in many parts of North America. अब क्योंकि इंडिया में इंडिगो कल्टीवेट किया जाता था और एक ट्रॉपिक्स रीजन्स में किया जाता था, तो अब जो डिफरेंट यूरोपियन पावर्स थे, जिसमें फ्रेंच थे, पुर्तगीज़ थे, जर्मन थे, इंग्लिश थे, तो उन्होंने इंडिगो का कल्टीवेशन डिफरेंट प्लेसेस पे स्टार्ट कर दिया, न केवल इंडिया में बल्कि डिफरेंट प्लेसेस में, जैसे सैन डोमिंगो इन कैरेबियन आइलैंड, पुर्तगीज़ इन ब्राज़ील, इंग्लिश इन जमैका, स्पेनिश इन वेनेजुएला। तो जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने सैन डोमिंगो में इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट किया, और जो पुर्तगाली थे उन्होंने ब्राज़ील में स्टार्ट कर दिया, जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया में तो उन्होंने किया ही था, जमैका में भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और स्पेनिश
वेनेजुएला में उन्होंने स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंडिगो का कल्टीवेशन जो था अब केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि डिफरेंट प्लेसेस पे भी किया जाने लगा। By the end of the 18th century, the demand of Indian indigo grew further. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. आपको जैसा मालूम है कि 18th सेंचुरी में जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण से क्या हुआ कि बहुत सारे कॉटन फैक्ट्रीज़ इंग्लैंड में लगी, न केवल इंग्लैंड में बल्कि पूरे यूरोप में। तो इस कारण से एक बार फिर से इंडिगो की जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि फैक्ट्री में कपड़े बहुत तेज़ी के साथ बनते थे और इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्लॉथ्स बनने लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंडिगो की डिमांड होने लगी ताकि कपड़ों को रंगा जा सके कलर्स को बनाने के लिए। तो इस प्रकार से अब नई इंडिगो की डिमांड बढ़ गई थी। अब इस डिमांड को पूरा कैसे किया जाए, ये बहुत ही बड़ी समस्या थी। While the demand of indigo increased, the existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by the half. तो अब जब इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी, तो जैसा कि पहले आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि इंडिगो का कल्टीवेशन अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि डिफरेंट प्लेसेस पे भी होने लगा था। लेकिन बहुत सारे कारण थे जिसके कारण से इन सभी प्लेसेस पे इंडिगो का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाया, एक्सपांड नहीं हो पाया और बहुत ही जल्दी बंद हो गया इंडिगो का कल्टीवेशन। तो इस प्रकार से जो इंडिगो की एक डिमांड थी, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण से बहुत सारी कपड़े की फैक्ट्री लग चुकी थी और उन फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कपड़े बनाए जाते थे। तो अब उन कपड़ों को डाई करने के लिए, उनको कलर करने के लिए बहुत ज़्यादा कलर की आवश्यकता थी, तो इंडिगो की डिमांड बढ़ गई। लेकिन जब इन प्लेसेस पे अमेरिका में, सैन डिएगो में, जमैका में, तो जब इंडिगो का कल्टीवेशन बंद हो गया तब एक नई समस्या हो गई कि इंडिगो अब आए कहाँ से। तो अब केवल एक ही ऑप्शन था सभी के पास, इंडिया। Cloth dyers in Britain now desperately looked for new sources of indigo supply. अब इस प्रकार से जो कपड़ों को रंगने वाले लोग थे ब्रिटेन में, अब वो बहुत ही डेस्परेटली उन्होंने देखना शुरू किया इंडिगो की सप्लाई की तरफ कि कहाँ से इसकी सप्लाई हो। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब एक बार फिर से सभी की नज़र किस पे पड़ी, इंडिया पे, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा सप्लायर था इंडिगो का, नील का। Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under the indigo. The last decades of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. जब इंडिगो की एक बार फिर से बहुत ज़्यादा डिमांड हुई और इसकी कमी हो गई यूरोप में, तो एक बार फिर से ब्रिटेन ने इंडिया की तरफ देखना शुरू किया और उस डिमांड को पूरा करने के लिए अब भारत में, स्पेशली इन बंगाल में, बहुत ज़्यादा इंडिगो के कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया गया। किसानों को फोर्स किया गया कि इंडिगो का कल्टीवेशन करें, जिसके कारण से बंगाल में 18th सेंचुरी की लास्ट में बहुत तेज़ी के साथ इंडिगो का कल्टीवेशन, इंडिगो की खेती बढ़ा और जिसके कारण से अब एक बार फिर से जो बंगाल इंडिगो था, बंगाल में जो इंडिगो पैदा किया जाता था, वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में डोमिनेट कर गया। In 1788, only about 30% of indigo imported into Britain from India. 1788 तक लगभग 30% इंडिगो भारत से ब्रिटेन इंपोर्ट किया जाता था। By 1810, the proportion had gone up to 95% as indigo trade grew. Commercial agents and officials of company began investing in the indigo production. अब सोचिए 1788 में केवल 30% था, 30% इंडिगो कहाँ जाता था, ब्रिटेन जाता था। लेकिन 1810, ठीक, बहुत ही कम समय में जो ये 30% किस में टर्न हो गया, 95, मतलब अब 95% इंडिगो कहाँ पे जाता था,
ब्रिटेन जाता था। तो अब जो भी प्रोडक्शन हो रहा था बंगाल में, उस बंगाल का प्रोडक्शन का पहले 30% था, अब 95%। मतलब पूरा का पूरा इंडिगो कहाँ पे इंपोर्ट कर दिया जाता था, इंपोर्ट होता था, ब्रिटेन इंपोर्ट करता था इंडिया से। तो अब क्यों ऐसा होने लगा, क्योंकि अब इंडिगो की कल्टीवेशन में ब्रिटिश भी इंटरेस्टेड हो गए थे और उन्होंने इंडिगो के कल्टीवेशन को एक्सपांड करना शुरू किया, उस पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, ताकि इंडिगो का जो कल्टीवेशन है वो बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो पैदा हो, और जो ब्रिटेन में या यूरोप में जो डिमांड है इंडिगो की, उसको पूरा किया जा सके। जैसा आपके साथ पहले ही मैंने आप डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे क्रॉप्स थे जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में। Over the years, many company officials left their job to look after the indigo business. Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. अब इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि बहुत ही सस्ते दामों पे इंडिगो को भारत में ख़रीदा जाता था और बहुत ही ऊंचे दामों पे इसको ब्रिटेन में या यूरोप में बेचा जाता था। तो बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स थे, जो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी थे, उन्होंने देखा कि इंडिगो का जो कल्टीवेशन है, इंडिगो का जो व्यापार है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो उन्होंने कंपनी की नौकरी छोड़कर वो किस में उतर गए, इंडिगो के बिजनेस में उतर गए, और यहाँ पे वो इंडिगो को ख़रीदने लगे और इंडिगो को ख़रीद के उसको वापस यूरोप में जाकर वो बेचने लगे। वो पर्सनली वो ट्रेडर्स बन गए। तो इस प्रकार से देखा जाए, बहुत सारे यूरोपियंस, बहुत सारे ब्रिटिश, जो उन्होंने देखा कि इंडिगो का जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है, तो वो ब्रिटेन से आकर कहाँ पे आ गए, इंडिया में आ गए प्लांटर्स के रूप में। उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और जो इंडिगो के कल्टीवेटर्स थे, इंडिगो फार्मर्स थे, उनको फोर्स किया, उनको लालच भी दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंडिगो पैदा करें और उनको बेचें। Those who had no money to produce indigo could get loans from company and banks that were coming up at that time. अब सोचिए यहाँ पे, अब इतना हुआ कि जो फार्मर्स गरीब थे, जिनके पास पैसा नहीं था कि वो इंडिगो पैदा कर सकें, उनको लालच दिया गया कि वो कंपनी से या बैंक से लोन लें और इंडिगो को कल्टीवेशन करें। How was indigo cultivated? There were two main systems of indigo cultivation: niche and royalty. Within the system of niche cultivation, the planters produced indigo in the lands that he directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing the hired laborers. अब यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन का दो सिस्टम था भारत में। पहला था निच और रॉयल्टी। तो निच कल्टीवेशन क्या था, तो निच कल्टीवेशन में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो ब्रिटेन से आकर भारत में आए थे बड़े बड़े बागान मालिकों के रूप में, उन्होंने क्या करना शुरू किया कि भारत में ज़मीनों को ख़रीदना शुरू किया। बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़मीनों को ख़रीदा और उनको प्लांटेशन में चेंज कर दिया, और वो उस प्लांटेशन को खुद कंट्रोल करते थे, उस पर उनका डायरेक्टली अधिकार होता था, या वो ज़मींदारों से ज़मीनों को किराए पे लेते थे। दो तरीका था, जैसे मैंने बताया कि ज़मीनों को पहले वो ख़रीदते थे और ख़रीद कर उस पर खेती करवाते थे, ठीक, और उसको खुद ही डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। दूसरा तरीका था कि वो ज़मींदारों से, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे ज़मीनों को किराए पे लेते थे, रेंट पे लेते थे, और उस ज़मीन पे वो इंडिगो का कल्टीवेशन करवाते थे। तो इस प्रकार से निच कल्टीवेशन क्या था, निच कल्टीवेशन में जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो लैंड को डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, प्रोडक्शन को डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, और पूरे प्रोडक्शन पे उन्हीं का ही हक होता था। तो इसको निच कल्टीवेशन कहा गया। रॉयल्टी कल्टीवेशन क्या था, रॉयत मैंने आपको पहले बताया था, रॉयत मतलब होता है किसान। तो ऐसे इस सिस्टम में किसान अपने खेत पे इंडिगो का कल्टीवेशन करता था, इसमें प्लांटर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता था। तो इस प्रकार से दो सिस्टम था इंडिगो कल्टीवेशन, पहला था नीच, दूसरा था रॉयल्टी। ओके, इस पिक्चर में देखिए, द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम फील्ड्स टू फैक्ट्री,
किस प्रकार से इंडिगो के प्लांट्स को इंडिगो फील्ड से फैक्ट्री की तरफ लाया जा रहा है कलर के प्रोडक्शन के लिए। इन सभी फिगर्स को आप देखिए यहाँ पे इंडिगो इज़ रेडी फॉर सेल। Here you can see the last state of production. Workers stamping and cutting the indigo pulp and has been pressed and molded. In the background you can see a worker carrying away the blocks for drying. ये इंडिगो प्रोडक्शन का जो कलर प्रोडक्शन का लास्ट स्टेज है। प्रॉब्लम्स विद द निच कल्टीवेशन, जो निच कल्टीवेशन था जिसमें बड़े बड़े प्लांटर्स जो प्लांट्स थे उनको कंट्रोल किया करते थे, जहाँ पे इंडिगो का कल्टीवेशन हुआ करता था, उसमें समस्याएं क्या क्या थी इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन द फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वर all already densely populated. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. Planters needed a large area to compact blocks to cultivate indigo in the plantations where they could get such landform. They attempted to lease in the land around the indigo factory, evict the peasants from the area, but this also led a conflict and tension. अब निच कल्टीवेशन के साथ समस्या क्या थी? जैसा मैं आपको बता दे रहा हूँ, निच कल्टीवेशन क्या था। निच कल्टीवेशन में जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो बागानों के मालिक थे, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, वो प्लांटेशंस को डायरेक्टली कंट्रोल किया करते थे। इसके लिए या तो वो ज़मीनों को ख़रीदते थे और उन ज़मीनों पर खेती करवाते थे नील की, या वो ज़मींदारों से ज़मीनों को किराए पे लेते थे और खेती करवाते थे। तो इस प्रकार से, लेकिन अब समस्या क्या थी कि इंडिगो की कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि की ज़रूरत थी, जो कि बहुत ही कम था, क्योंकि जहाँ पे उपजाऊ भूमि थी, जहाँ पे फर्टाइल लैंड था, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे दूसरे तरह के क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता था, जैसे राइस, व्हीट। तो इस प्रकार से अब जो प्लांटर्स थे उनको बहुत ही फर्टाइल लैंड की ज़रूरत थी, जहाँ पे इंडिगो को पैदा किया जा सके, इंडिगो को प्रोड्यूस किया जा सके। तो अब उनके पास ज़मीनों की समस्या थी कि उनको किस प्रकार से ज़मीनों को पाएँ वो, क्योंकि जिस लैंड पे वो कल्टीवेशन किया करते थे वो ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो नाउ दे वर ट्राइंग टू गेट द फर्टाइल लैंड फ्रॉम द पिजेंट्स एंड दे फोर्स देम टू लीव द प्लेसेस, लीव दियर फील्ड्स। तो इस प्रकार से जब उन्होंने किसानों को फोर्स करना शुरू किया, ज़बरदस्ती उनको हटाना शुरू किया कि वहाँ पे वो खेती ना करें, जहाँ पे वो पहले क्रॉप्स जैसे व्हीट, राइस की खेती किया करते थे, जो कि बहुत ही कल्टीवेटेड लैंड हुआ करता था। तो जब उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली वहाँ पे उनको एविक्ट करना शुरू किया, हटाना शुरू किया, तो इस कारण से इंडिगो प्लांटर्स और जो किसान थे उनके बीच में संघर्ष शुरू हुआ। A large plantations required a vast number of hands to operate, and labor was needed precisely at the time when the peasants were usually busy with their rice cultivation. यहाँ पे आप देखिए, a large plantation required a vast number of hands to operate, and laborers was needed precisely at time when peasants were usually busy with their rice cultivation. Niche cultivation on the large scale also required many plows and bullocks. Investing on purchase and maintenance of plow was big problem. अब यहाँ पे और भी क्या समस्या थी कि जब इंडिगो की प्लांटेशंस में बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पे एक प्लांटेशन था, वहाँ पे पौधों को लगाया जाता था। तो इस प्रकार से जब इंडिगो प्लांटेशन की में लेबर्स की ज़रूरत होती थी, उसी समय जो इंडियन लेबर्स थे वो अपने खेतों में राइस का कल्टीवेशन करने में बिज़ी रहते थे, जिसके कारण से लेबर की बहुत कमी हो जाती थी और प्रोडक्शन या इंडिगो का कल्टीवेशन समय पे नहीं हो पाता था। तो ये भी बहुत ही बड़ी समस्या थी निच कल्टीवेशन में इंडिगो जो प्लांटर्स थे उनके सामने कि लेबर कहाँ से लाएं।
दूसरा समस्या ये था कि निच कल्टीवेशन में जो बड़े बड़े प्लांट्स थे वहाँ पे प्लाव की ज़रूरत हुआ करती थी, बैलों की ज़रूरत हुआ करती थी। आज की तरह ट्रैक्टर्स नहीं थे, उस समय प्लाव से, बैलों की सहायता से ही खेत की जुताई किया जाता था। तो बहुत ही समस्या होती थी कि कहाँ से बैल लाएं, कहाँ से प्लाव लाएं, हल लाएं, जिससे एक निच कल्टीवेशन में जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनको जोता जा सके। तो अब इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करना, उनको मेंटेन करना बहुत ही बड़ी समस्या थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता था और इंडिगो प्लांटर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाव वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो अब इनको इन चीज़ों को ख़रीदना, इनको मेंटेन करना बहुत ही बड़ी समस्या थी। Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. अब लेट 19th सेंचुरी में, लगभग 19वीं शताब्दी के लास्ट तक जो प्लांटर्स थे, अब वो निच कल्टीवेशन के तहत अब वो इंडिगो कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याएं होने लगी। लेबर्स नहीं मिलते थे, बैल नहीं मिलते थे खेतों की जुताई करने के लिए, और इन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। जिसके कारण से धीरे धीरे अब जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो निच कल्टीवेशन के तहत वो अब इंडिगो कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे। लेस देन 25% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। अब सोचिए कि लगभग 25% से कम भूमि जो थी वो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए थी। तो अब जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड्स थे उनमें केवल 25% एग्रीकल्चर फील्ड्स पे ही इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था। मतलब अभी भी ज़मीन की समस्या थी, बहुत ज़्यादा ज़मीनों पे इंडिगो कल्टीवेशन नहीं हो रहा था, जो कि यूरोप में जो डिमांड थी उसको पूरा कर सके। रेस्ट वॉज अंडर द अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, रॉयल्टी सिस्टम। अब दूसरा जो अल्टरनेटिव सिस्टम था वो रॉयल्टी सिस्टम था, जो कि किसान खुद अपनी ज़मीनों पे इंडिगो कल्टीवेशन किया करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिगो कल्टीवेशन में दो सिस्टम था, पहला निच, दूसरा रॉयल्टी। पहला जिसपे प्लांटर्स, जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे, बागान मालिक थे, वो इंडिगो की कल्टीवेशन किया करते थे, लेबर्स की सहायता थे। और दूसरा रॉयल्टी सिस्टम था, जिसमें जो किसान खुद अपनी ज़मीनों पे इंडिगो कल्टीवेशन करते थे। इंडिगो ऑन लैंड्स ऑफ रॉयट्स। अब किस प्रकार से अब जो छोटे छोटे किसान थे उनकी ज़मीनों पे कैसे इंडिगो का कल्टीवेशन किया जाए, कैसे उनको कन्विंस किया जाए, कैसे उनको फोर्स किया जाए, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। Under the royalty system, planters forced the ryots to sign a contract, an agreement. At times, they pressurized the village hitman to sign the contract behalf of ryots. The planters provided the seed and drill, while cultivators prepared the soil, showed seeds, looked after the crops. अब रॉयल्टी सिस्टम में क्या हुआ कि पहले जो किसान खुद अपनी ज़मीनों पे इंडिगो का कल्टीवेशन किया करते थे, अब इसमें भी प्लांटर्स ने अपना इंटरफेरेंस शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया कि अब छोटे छोटे किसानों को, जो गरीब किसान थे, उनको फोर्स करना शुरू किया, इनको ज़बरदस्ती इनको फोर्स करना शुरू किया कि वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, उनके साथ समझौता करें, कि एक एग्रीमेंट करें कि वो इंडिगो कल्टीवेशन उनके लिए पैदा करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और वो अब क्या करने लगे, जो गांव का मुखिया होता था उसको प्रेशराइज्ड करने लगे, उसको फोर्स करने लगे कि वो किसानों की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करे कि जो भी खेती होगी वो इंडिगो की ही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो को पैदा किया जाएगा। क्योंकि निच कल्टीवेशन फेल हो गया, क्योंकि निच कल्टीवेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उनको किसानों को प्लांटर्स को फर्टाइल लैंड नहीं मिल रहा था, उनको लेबर्स नहीं मिल रहे थे, उनको प्लाव नहीं मिल रहे थे, उनको बुलक्स नहीं मिल रहे थे, तो बैलगाड़ी नहीं मिल रही थी उनको, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अब रॉयल्टी सिस्टम ही उनको ज़्यादा अच्छा लगा कि अब किसानों को ही डायरेक्टली यदि उनको प्रेशराइज किया जाए और उनको फोर्स किया जाए कि वो डिफरेंट अदर क्रॉप्स की जगह इंडिगो ही कल्टीवेट करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्लांटर्स प्रोवाइडेड सीड। अब प्लांटर्स ने क्या करना शुरू किया, अब किसानों को सीड देना शुरू किया, उनको डिफरेंट मशीनें देनी शुरू की कि ताकि वो आसानी से
इंडिगो का कल्टीवेशन कर सकें, नील की खेती कर सकें। अब किसानों के ऊपर क्या जिम्मेदारी थी कि किसान ही अपने खेत को तैयार करेगा, बीजों को बोएगा और उन क्रॉप्स की देखभाल करेगा। Peasants who were initially tempted by loans soon realized how harsh the system was and cycle of loans never ended. अब शुरू में जो पीजेंट्स थे, छोटे किसान थे, तो उनको अच्छा लगा कि उनको अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि प्लांटर्स ने उनको लालच दिया था कि वो इंडिगो का कल्टीवेशन करेंगे तो उनको अच्छा पैसा मिलेगा और फिर वो उसी पैसे से दूसरे तरह के अनाज खरीद सकेंगे। तो लेकिन किसानों को बहुत ही जल्दी रियलाइज़ हो गया कि ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा क्रूएल था, बहुत ज़्यादा निर्दयी, अच्छा नहीं था ये सिस्टम, और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं था, क्योंकि जो लोन्स उनको दिए जाते थे उन लोन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया जाता था और ये लोन का जो साइकिल था वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil in which peasants preferred to cultivate rice. तो प्लांटर्स ने अब किसानों को फोर्स करना शुरू किया कि वो अपनी सबसे अच्छी ज़मीनों पे ही इंडिगो का कल्टीवेशन करें, जिस पे वो राइस का कल्टीवेशन किया करते थे। पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि प्लांटर्स को फर्टाइल लैंड की ज़रूरत थी, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो कल्टीवेट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो अब उन्होंने किसानों को फोर्स करना शुरू किया कि वो अब राइस की खेती की जगह, धान की खेती की जगह वो इंडिगो का कल्टीवेशन करें, जिससे इंडिगो का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। अब एक समस्या ये थी कि जिस जगह पे इंडिगो का कल्टीवेशन हो जाता था उस जगह पे फिर बाद में राइस की खेती नहीं हो सकती थी। ये बहुत ही बड़ी समस्या थी, क्योंकि इंडिगो का कल्टीवेशन होने के बाद जो खेत होता था वो ख़राब हो जाता था, क्योंकि इंडिगो की प्लांट की जो जड़ें होती थी बहुत नीचे तक जाती थी, जिसके कारण से जो ज़मीन की फर्टिलिटी होती थी वो ख़त्म हो जाती थी, और जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी तो वहाँ पे किसी चीज़ का कल्टीवेशन नहीं हो सकता था, ना राइस वहाँ पे ग्रो हो सकता था, ना व्हीट ग्रो हो सकता था। इस प्रकार से जो किसान थे उनकी समस्या बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि अब वो राइस और व्हीट या जो मतलब स्टेपल क्रॉप्स होते हैं, जो खाने वाले अनाज होते हैं, उनकी खेती नहीं कर सकते थे। ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, तो जब किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगीं तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिश थे, वो किसानों को फोर्स किया करते थे, उनके साथ ज़बरदस्ती किया करते थे कि वो इंडिगो का कल्टीवेशन करें और इंडिगो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। तो अब किसानों को ये भी फोर्स किया गया कि वो राइस की खेती की जगह वो इंडिगो का कल्टीवेशन करें, जिससे कि ब्रिटेन में जो डिमांड है, यूरोप में जो डिमांड है, उसको पूरा वो कर सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो जब समस्याएं बढ़ने लगीं, अब किसानों के पास समस्या थी कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब वो खाने जहाँ पे वो पहले राइस की खेती किया करते थे, व्हीट की खेती किया करते थे, अब वहाँ पे वो इंडिगो का कल्टीवेशन कर रहे थे। अब इंडिगो को वो खा नहीं सकते थे, जो नील था उसको वो खा नहीं सकते थे। इस प्रकार से क्या हुआ कि शुरू में जो प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने उनको लालच दिया कि उनको इंडिगो का अच्छा पैसा मिलेगा, मार्केट में उसके अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन वो भी गलत साबित हुआ। अब जो नील की खेती थी, जब उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा तो उसके दाम बहुत घट गए, जिसके कारण से उनको बहुत ही कम पैसे मिलते थे, जिससे वो अनाजों को नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि जब कोई अनाज की खेती नहीं कर रहा था तो अनाज के दाम क्या थे, वो बढ़ गए। जो ग्रेन्स के दाम थे वो बढ़ गए, फूड ग्रेन्स के। अब जो भी उनको पैसा मिलता था इंडिगो की कल्टीवेशन से, वो पैसा पर्याप्त नहीं था कि वो अनाज को खरीद सकें। तो अब केवल एक ही उनके पास ऑप्शन था, रेबेलियन, कि वो अब इसके खिलाफ़ विद्रोह करें, इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं कि जो ये इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा है उसको बंद कराया जाए और उसकी जगह पे वो दूसरे क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकें। In March 1859, riots in Bengal refused to grow indigo. Riots refused to pay rents to planters and attacked indigo factories armed and sword and spears, bows and arrows. Those who worked for planters were socially boycotted. Gomasthas, agents of planters, were beaten up.
In 1859, the Indigo riots felt that they had support of local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. अब 1859 में एक घटना हुई। वो घटना कौन सी थी कि जो रॉयट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने बंगाल में इंडिगो को कल्टीवेट करने से मना कर दिया। उन्होंने प्लांटर से कह दिया कि हम इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं करेंगे, इंडिगो की खेती नहीं करेंगे, नील की खेती नहीं करेंगे। और उन्होंने इंडिगो को कल्टीवेट करने से मना कर दिया। दूसरी बात, उन्होंने प्लांटर्स को रेंट देना मना कर दिया, क्योंकि प्लांटर्स क्या होते थे कि वो ज़मीनों को ख़रीद कर या ज़मीनों को किराए पे लेके फिर छोटे किसानों को वो किराए पे ज़मीन देते थे, इसलिए खेती करने के लिए। तो अब जो किसान थे उन्होंने किराया देने से भी मना कर दिया। अब उन्होंने जो इंडिगो की फैक्ट्री थी उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है, शॉर्ट से, स्पीयर से, बोझ से, एरोज से। और जो वर्कर इंडिगो प्लांटेशंस में काम करते थे या इंडिगो प्लांटर्स के लिए काम करते थे, अब उनको सोशली बैकआउट करना शुरू कर दिया कि अब सोसाइटी में उनको लोगों ने मार्जिनलाइज करना शुरू कर दिया। अब जो गोमस्ताज थे, जो कि प्लांटर्स के एजेंट हुआ करते थे, जो वर्कर्स की भर्ती का काम किया करते थे, उनको भी लोगों ने पीटा। तो इस प्रकार से पूरे 1859 में एक रेबेलियन स्टार्ट हुआ जिसको नाम दिया गया ब्लू रेबेलियन, नील विद्रोह। अब नील विद्रोह में क्या था कि किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया और वो प्लांटर्स का विरोध करने लगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने लगे कि वो अपनी इस नीति को बदलें। The Indigo peasants also imagined that British government would support them in their struggle against the planters. अब इंडिगो पीजेंट्स थे, उनको भी ये लगा कि उन्होंने इमेजिन किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इनको सपोर्ट करेगी प्लांटर्स के खिलाफ स्ट्रगल में। When the news spread of shimmering revolt in the Indigo districts, the lieutenant governor toured the regions and winter of 1859. Riots saw the tour as sign of government sympathy for their plight. When in Barsad, Magistrate Ashley Eden issued a notice stating that riots would not be compelled to accept indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not to be sown. Eden was trying to placate the peasants and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. अब जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, जो इंडिगो पीजेंट्स थे, उन्होंने इमेजिन किया कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी। और जब ये रिवोल्ट बहुत तेज़ी के साथ फैलने लगा तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस क्षेत्र के, उन्होंने बंगाल का दौरा किया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को जाना। तो इस प्रकार से बाद में जो भी इंडिगो पीजेंट्स की जो डिमांड थी कि उनको कंपेल न किया जाए, उसको मान लिया गया और क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया कि इंडिगो को कल्टीवेट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी किसान को फोर्स ना किया जाए कि वो इंडिगो का कल्टीवेशन करे। इस प्रकार से जो पीजेंट्स की जो समस्या थी, पीजेंट्स जो चाहते थे कि उनको फोर्स ना किया जाए और वो राइस की खेती भी करें और जिससे उनका पेट भी भर सके, उनकी उस डिमांड को मान लिया गया। और ये भी कहा गया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करते हैं इंडिगो प्लांटर्स के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों की ही सहमति से हो, किसी को फोर्स ना किया जाए उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए कि इंडिगो का ही कल्टीवेशन करना है। After the revolt, indigo production collapsed in Bengal, but the planters now shifted their operation in Bihar. जब बंगाल में ये इंडिगो रेबेलियन हुआ तो बंगाल में जो प्रोडक्शन था इंडिगो का काफ़ी कम हो गया। तो अब जो प्लांटर्स थे उन्होंने नए प्लेसेस पे इंडिगो कल्टीवेशन करना शुरू किया। वो नया प्लेस क्या था? बिहार था। When the discovery of synthetic dyes in the late 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him visit Champaran and see the plight of indigo cultivators there.
महात्मा गांधी विजिट इन 1917 मार्क द बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। अब क्या हुआ कि जब बंगाल में इंडिगो का कल्टीवेशन बंद हो गया तो जो इंडिगो प्लांटर्स थे उन्होंने बिहार में आकर अपने प्लांटेशंस को शिफ्ट किया और अब बिहार में इंडिगो की कल्टीवेशन को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो बिहार में इंडिगो का कल्टीवेशन होने लगा, नील की खेती होने लगी। तो जो समस्या पहले बंगाल में थी अब वही समस्या कहाँ पे आ गई, बिहार में आ गई। लेकिन उसी समय 19 सेंचुरी में कुछ इन्वेंशंस हुए, कुछ आविष्कार हुए। उन इन्वेंशंस में सिंथेटिक डाइज का था, मतलब कि आपका कृत्रिम रंग का था। जो पहले रंग इंडिगो से बनाया जाता था, एक नेचुरल प्लांट से बनाया जाता था, अब वही कलर केमिकल से बनाए जाने लगे, जिसके कारण से इंडिगो का जो बिजनेस था बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। लेकिन फिर भी भारत में इंडिगो का कल्टीवेशन जारी रहा। तो जब बिहार में इंडिगो का कल्टीवेशन होने लगा, नील की खेती होने लगी, तो किसानों की स्थिति यहाँ भी बहुत ही ख़राब हो गई, क्योंकि किसानों को फोर्स किया जाने लगा। क्योंकि जो इंडिगो कमेटी थी जो कि बंगाल के लिए बनी थी, जहाँ पे किसानों को कहा गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, यदि उनको ज़बरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, ये बिहार के लिए नहीं था। तो बिहार में भी वही किया जाने लगा जो बंगाल में होता था। तो लेकिन 1917 में बिहार के किसान पंडित रामचंद्र शुक्ल ने महात्मा गांधी, जो कि 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे, वो 1916 में लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी कांग्रेस की। तो वहाँ पे पंडित रामचंद्र शुक्ल जी गांधी जी से मिले। उन्होंने गांधी जी को कन्विंस किया, गांधी जी से आग्रह किया कि वो चंपारण जो कि बिहार में है वहाँ पे आकर किसानों की दुर्दशा देखें, किसानों की स्थिति को देखें, किस प्रकार से इंडिगो के जो पीजेंट्स इंडिगो पीजेंट्स हैं जो इंडिगो की खेती करते हैं उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। उनको ज़बरदस्ती खेती करवाया जाता है और जिसके कारण से उनकी जो दशा है बहुत ही ख़राब हो गई है। तो उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे आके सत्याग्रह करें और जो किसानों की समस्याएं हैं, जो इंडिगो की खेती करते हैं, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करें। महात्मा गांधी विजिट इन 1917 मार्क द बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो 1917 में गांधी जी ने चंपारण को विज़िट किया और वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ था कि जो वो इंडिगो प्लांटर्स जो पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, जो उनका शोषण कर रहे थे, वो शोषण बंद हो और बिहार के किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य न किया जाए, उनको फोर्स न किया जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से नील का डिमांड ब्रिटेन और यूरोप दोनों ही जगह, यूरोप में बहुत ज़्यादा था और किस प्रकार से इंडियन फार्मर्स को, इंडियन पीजेंट्स को इंडिगो का कल्टीवेशन करने के लिए बाध्य किया गया और निश कल्टीवेशन और राइटी सिस्टम दोनों में ही किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, उनका शोषण किया गया। और बाद में ब्लू रेवेलियन होता है 1859 में, और ब्लू रेवेलियन के बाद किसानों की स्थिति थोड़ा से बेहतर होती है, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसानों को नील की खेती करने के लिए फोर्स ना करने का निर्णय दिया कि किसानों को फोर्स ना किया जाए। और फिर स्थिति बिहार में ख़राब होती, क्योंकि बंगाल के बाद जो प्लांटर्स थे वो बिहार में आके इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी वो किसानों को फोर्स करते हैं। और 1917 में गांधी जी ने यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किया, जो कि इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ था, जो इंडिगो के मालिक थे, इंडिगो बागानों के। तो इस प्रकार से भारत में इंडिगो का जो कल्टीवेशन था, जो पहले फोर्सफुल तरीके से कराया जाता था, फोर्सफुली कराया जाता था, अब वो बंद हुआ। तो इस पूरे ही चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में रूलिंग द कंट्री साइड, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेज़ों ने अपना शासन चलाया और यहाँ पे डिफरेंट वेज से उन्होंने किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया। तो हम एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिए। Cornwallis was Governor General of India when the permanent settlement was introduced. Malwadi system was introduced in North India.
Monroe was introduced by Thomas Monroe system was introduced by Thomas Monroe। अब यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स हैं, इन असाइनमेंट्स को आप ध्यान से देखिए और इनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। कुछ लॉन्ग आंसर्स हैं, इन सभी लॉन्ग आंसर्स को आपको कॉपी में लिखना है। लॉन्ग आंसर्स में कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न होती है, आप इसको पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपने आई होप दैट आपने इस चैप्टर को आसानी से समझ लिया होगा। यदि आपको कोई डाउट्स हैं, आपके कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं।